सो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था समुच्चय, और समुच्चय की इस कड़ी में हम 1.6 तक इसका सॉल्यूशन देख चुके थे, जिसमें हमने इसकी थ्योरी तथा इसके जो कॉन्सेप्ट थे वो सभी क्लियर करते हुए एग्जाम्पल तथा बुकलेट के जितने भी एनसीईआरटी बेस पे क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चनों को हमने सोल्व कर लिया था। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं भाई कि पहले क्या क्या अध्ययन किया था हमने, 1.1 में क्या किया था, 1.2 में क्या किया था। हम बात कर रहे थे समुच्चय की, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो चैप्टर है 1.6 यानी चैप्टर 1.6 तक ये कंप्लीट हो चुका है। विविध उदाहरण तथा विविध प्रश्नावली है, उनकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन तथा एक्स्ट्रा एग्जाम्पल होते हैं उनकी हम आज परिचर्चा करते हैं, बात करते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई 1.1 में ये समुच्चय होता क्या है, यानी 1.1 में क्या दे रखा था, 1.2 में क्या दे रखा था, 1.3 में, इसी प्रकार 1.5 और 1.6 में क्या दे रखा था। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स की 1.1 में क्या दे रखा था। सबसे पहले बात की कि 1.1 में जो इसका आधार था वो ओनली समुच्चय था, यानी समुच्चय को समझाना था कि भाई समुच्चय क्या होता है, इसको सारणीबद्ध रूप तथा समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखा जा सकता है, ये हमें 1.1 में दे रखा था। यानी समुच्चय को अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया था, बताया गया था कि कैसे क्या सेट को लिखा जाता है, कैसे क्या उसका निरूपण होता है, कैसे क्या उसका एलिमेंट अपने समुच्चय में बिलोंग करता है। जैसे मैं बात करूं कि समुच्चय सुनिश्चित तथा सुपरिभाषित भिन्न भिन्न अवयवों के संग्रह को ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, समुच्चय बोलते हैं, सेट बोलते हैं। तो आगे बात करें कि इन्हें लिखने का जो दो तरीका था उन्हें हम समुच्चय निर्माण रूप तथा सारणीबद्ध रूप में इन्हें दो प्रकार से लिखते थे। भाई किसी भी समुच्चय के एलिमेंट को उसे मंजिला कोष्ठक के अंदर व्यक्त करते थे। ये जो सभी परिचर्चा थी इसके बारे में वो हमने 1.1 में कर ली थी। 1.2 में स्टूडेंट्स था भाई कि द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, रिक्त समुच्चय क्या होता है, यानी किसी समुच्चय के अंदर कोई भी अगर एलिमेंट है विद्यमान ना हो तो उसे हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय जैसे फाइल हो गया, इसके बारे में हमने संपूर्ण परिचर्चाएं 1.2 में की थी। जैसे हो गया, इसके बाद था कि समान समुच्चय, इक्वल सेट क्या होता है, यानी कोई समुच्चय यानी कोई भी एलिमेंट अगर एक है, कोई समुच्चय एक का उपसमुच्चय तथा बी उसका उपसमुच्चय तब ए इक्वल बी, यानी एक का प्रत्येक एलिमेंट बी के अंदर विद्यमान होगा। ये हमने 1.2 में देखा था। 1.3 में देखा स्टूडेंट्स हमने भाई कि 1.2 में एक चीज और थी, परिमित यानी फाइनाइट तथा इनफाइनाइट सेट। यानी परिमित तथा अपरिमित समुच्चय था कि भाई किसी समुच्चय के अंदर अवयवों की संख्या अगर सीमित होती है तो परिमित समुच्चय कहलाता है, तथा जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या सीमित नहीं होती है वो अपरिमित समुच्चय कहलाता है। ये 1.2 की कहानी थी सारी। 1.3 में आता है फिर सबसेट यानी उपसमुच्चय क्या होता है, यानी कोई भी सेट समुच्चय दे रखा है वो इस समुच्चय का उपसमुच्चय कब कहलाता है। ये सारी कहानी किसमें दे रखी थी, सबसेट वाले 1.3 में, यानी एक का प्रत्येक एलिमेंट बी के अंदर है तो वो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। ये उपसमुच्चय कहानी थी। फिर हमने बात की थी भाई की संवृत अंतराल तथा विवृत अंतराल को किस प्रकार समुच्चय निर्माण रूप में नोट करते हैं, वो सब हमने सीखा था। फिर सीखा था हमने भाई कि घात समुच्चय क्या होता है, यानी किसी समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है, जिसे हम P ऑफ A के द्वारा डिनोट करते हैं। यानी ये सारी कहानी 1.3 की थी। 1.4 में हमने देखा था भाई कि वेन आरेख क्या होता है। वेन डायग्राम के बारे में हमने अध्ययन किया था कि वेन आरेख क्या होता है, किस प्रकार हम संक्रियाओं को वेन आरेख के माध्यम से सोल्व करते हैं। यानी कोई भी जो संक्रियाएं दे रखी है यूनियन तथा इंटरसेक्शन वाली, मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया था 1.4 में कि भाई कोई भी दो सेट दे रखे हैं उनके बीच अगर आप कोई भी संक्रिया लगाते हो वो संक्रिया उसी प्रकार लागू होती है जिस प्रकार हम जोड़ गुणा बाकी करते हैं, उसी प्रकार वो संक्रियाएं होती हैं जो अपना अलग महत्व रखती हैं। जिस साइड वो जोड़ गुणा बाकी अलग महत्व रखता है, अपना अलग से मान प्राप्त होता है, उसी प्रकार संक्रियाओं में भी अलग से एक वैल्यू प्राप्त होती है। वो हमने सब कुछ देख लिया था उस टाइम पे कि भाई संक्रियाओं को कैसे सोल्व किया जाता है। और उसमें फिर हमने देखा था अंतर, यानी दो समुच्चयों का अंतर किस प्रकार किया जाता है। यानी कोई समुच्चय ए दे रखा है, कोई समुच्चय बी दे रखा है, ए में से अगर बी को घटाना है तो लिखना क्या है कि ए में से बी को हटाकर यानी बी के प्रत्येक एलिमेंट को बाहर निकाल दो, बचा हुआ ए का एलिमेंट बच जाएगा। ए माइनस बी इस प्रकार से लिखते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, इस प्रकार 1.4 में हम अंतर समुच्चय तक पहुंच चुके थे। 1.5 था, 1.5 था तो कॉम्प्लीमेंट सेट यानी सार्वत्रिक पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय होता क्या है, यानी कॉम्प्लीमेंट होता है एक तरीके से एडेस, जिसे हम एडेस के द्वारा डिनोट करते हैं। ये होता क्या है, यानी कि
किसी समुच्चय, ये सार्वत्रिक तक देखा जाता है, बात होती है सार्वत्रिक, यानी एक तरीके से यूनियन वाले प्रोसेस में से जिस एलिमेंट का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको यूनियन वाले प्रोसेस में से, यूनियन ही सार्वत्रिक यूनिवर्स वाले प्रोसेस में से हटा देना है। ये वाला क्या प्रोसेस है कि भाई कोई भी सार्वत्रिक समुच्चय है यू है, उसमें से एक को हटा दो, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है वो आपके पास प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमने इस द कॉम्प्लीमेंट सेट पे आधारित बहुत सारे एग्जाम्पल तथा क्वेश्चन 1.5 में किए थे। इस प्रकार हमारी 1.5 कंप्लीट हो गई थी। 1.6 में स्टूडेंट्स हुआ क्या था, 1.6 में था कि भाई कि यूनियन तथा इंटरसेक्शन पर आधारित जितनी भी जो ये दो संक्रियाएं थी, इन संक्रियाओं के आधार पर हम वेन डायग्राम से इनके उदाहरण तथा क्वेश्चन सोल्व किए थे। 1.6 में एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे, इसे मान लो कि उनको समझने का एक बेहतरीन तरीका था उन क्वेश्चन के माध्यम से। 1.5 में इन संक्रियाओं पर आधारित क्वेश्चन ही थे। 1.6 में उन पे 1.6 में आधारित उन पे जो क्वेश्चन थे, 1.5 अंतर पे आधारित थी। आगे बात करते हैं अपन 1.6 तक हमारा ये चैप्टर था। 1.6 तक इतने ही, इसमें जितने बुक में एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चंस तथा एग्जांपल थे, उन सभी क्वेश्चन तथा एग्जांपल को हमने सॉल्व कर लिया था। सो स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं अपन विविध उदाहरण तथा विविध क्वेश्चंस की। तो वो विविध उदाहरण, विविध क्वेश्चन उन सभी प्रोसेस पे लागू होगा जो हमने 1.1 से लेकर 1.6 तक अध्ययन किया है। यानी अगर वो सभी चीजें समझ में आती हैं, यानी उन्हीं के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं ये, उनको हम सोल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं अपन विविध उदाहरण तथा विविध प्रश्नावली की। ये आज आपका चैप्टर पूर्ण तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। सो ये आपका एग्जाम्पल है, विविध प्रश्नावली है आपके अभ्यास फर्स्ट, यानी अब देखो इसका जो 28 एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, 28 एग्जाम्पल क्या बोलने की कोशिश करता है, देखना कि भाई हमारे पास कोई कैटरेक्ट नहीं, कोई एक शब्द दे रखा है 28। थोड़ा स्पीड से करने की कोशिश करेंगे हम, 8 बज रहे हैं रात की, थोड़ा जल्दी से करने की कोशिश करते हैं। देखो कैटरेक्ट CATRACT, ये कोई हमारे पास वर्ड दे रखा है, ये शब्द दे रखा है कैटरेक्ट के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय है तथा शब्द ट्रैक्ट। ये देखो ये कोई हमारे पास दूसरा शब्द दे रखा है, यानी इन दोनों शब्दों के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय समान है। इसने दे रखा है कि इन दोनों अक्षरों के वर्ण समुच्चय का जो समुच्चय निर्माण करेंगे इसका हम यानी सारणीबद्ध रूप में लिखेंगे तो इनका जो समुच्चय दोनों क्या होंगे, इक्वल समुच्चय होंगे। तो ट्राई कर लेते हैं स्टूडेंट्स, मैं इसको ए सेट बोल देता हूं और मैं इसको बी सेट बोल देता हूं। तो रिप्रेजेंट करते हैं भाई समुच्चय किस प्रकार मजेरा कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। लिखो भाई सी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, पहले आपको थ्योरी समझा चुका हूं, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो चुके हैं, तो बार बार बोलने की जरूरत है नहीं इसमें कि मैं इसे कैसे लिख रहा हूं, कि बीच में कॉमा कैसे लगा रहा हूं, मजेरा कोष्ठक के अंदर कैसे लिख रहा हूं। ठीक है, देखो आगे ए रिपीट हो गया, नहीं लिखेंगे भाई, आर लिखो। ए रिपीट हो गया, नहीं लिखेंगे, ठीक है। सी रिपीट हो गया, नहीं लिखेंगे। टी रिपीट हो गया, नहीं लिखेंगे, ओके। अब देखो आगे इस वाले शब्द में देखो, अब आर लिख दिया ना मैंने, टी सी टी, ओके। अब आगे बी वाला देखो, इसको कैसे लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में, टी लिख दिया, आर लिख दिया, ए लिख दिया, सी लिख दिया, टी लिख दिया, ओके। अब इसमें टी रिपीट हो गया, टी को हटाओ। क्या टी इसमें है? बिल्कुल है। क्या आर इसमें है? बिल्कुल है। क्या ए इसमें है? हाँ है। सी इसमें, तब ये इक्वल सेट हो गया। अब इसको मैंने बी को ए को लिखने का तरीका पहले 1.1 में बता दिया था किस प्रकार से लिखते हैं। सो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपका 28वां एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया है। आगे देखो 29 एग्जाम्पल क्या बोलना चाह रहा है। 29 एग्जाम्पल देखो, 29 एग्जाम्पल बोलना चाह रहा है कि भाई समुच्चय दे रखा है हमारे पास -101, क्या दे रखा है -101, ये कोई हमारे पास क्या दे रखा है, सेट दे रखा है, कोई समुच्चय दे रखा है कि सभी उपसमुच्चयों की सूची बनानी है। मैंने सबसे पहले बताया था आपको कि 5 प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, यह मैंने आपको बताया था 1.3 में। तो 1.3 देखें, उसमें आपको सब पता चल जाएगा कि मैं 5 में लिख रहा हूं, ओके। आगे देखो, अब इसको कैसे लिखते हैं, -1, ये मैं बता चुका आपको। इसको कैसे लिखते हैं, 0, यानी इसको अगर आप सीधा सोल्व करने का तरीका देखो, एलिमेंट कितने हैं इसमें, 2 यानी 8 एलिमेंट आएंगे ऐसे, जो 8 समुच्चय बनेंगे इसके, यानी 8 उसमें 8 एलिमेंट आएंगे ऐसे। देखो 5 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया। आगे देखो
1, दो दो को साथ लो, -1 0, -1 1 0 1, -1, तीनों को एक साथ लो। देखो टोटल करो कितने 8 आ रहे हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल 8 आ रहे हैं। इस प्रकार से मैंने क्या लिखे, 8 एलिमेंट इसके लिख दिए, यानी 8 इसके उपसमुच्चय बनेंगे -1 0 1 के। ये मैं पहले समझा चुका, फिर भी इसको अपन देख लिया, इसको सोल्व कर लिया। आगे देखो 1.3 में था उपसमुच्चय, इस पे हमने विस्तार से बात की थी। आगे देखो 29 हो गया, 30 देखो ये क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए A यूनियन B तथा A इंटरसेक्शन B का तात्पर्य A बराबर B होता है। हमारे पास कोई से A यूनियन B, जैसे सपोज करो ये हमारे पास क्या है, A है, ये हमारे पास क्या है, B है, यानी कोई भी सेट A दे रखा है और दूसरा सेट हमारे पास क्या दे रखा है, B दे रखा है। यानी A यूनियन B, यानी अगर आप ऐसा सोचो कि मैं इसमें A एलिमेंट लिख देता हूँ, इसमें B लिख देता हूँ, इसमें C लिख देता हूँ, A यूनियन B में क्या होगा, A प्लस B प्लस C, तीनों एलिमेंट आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे क्या बोल रहा है, बराबर A इंटरसेक्शन B, वो किसके इक्वल है, A इंटरसेक्शन B के इक्वल है। अब ये बोलना चाह रहा है कि जो इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे A यूनियन B के अंदर आएंगे, वो A इंटरसेक्शन B के इक्वल होगा। A इंटरसेक्शन B वाला पार्ट क्या है, इसमें B के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब ये बोलना चाह रहा है, तात्पर्य है कि A बराबर B, क्या यहाँ से A इक्वल B होगा। देखो ये बोलना चाह रहा है कि A यूनियन B, यानी A कोई भी सेट दे रखा है हमारे पास, कोई भी समुच्चय दे रखा है कि वो एक A समुच्चय है, वो दूसरा समुच्चय हमारे पास क्या दे रखा है कि भाई वो कोई भी B समुच्चय है, कोई भी B समुच्चय है। हमें करना क्या है इसमें कि A यूनियन B इक्वल होता है A इंटरसेक्शन B के। A इंटरसेक्शन B वाला पार्ट क्या है, इसमें B दे रखा है, और A यूनियन B वाला पार्ट क्या दे रखा है, इन तीनों का टोटल दे रखा है। क्या A इक्वल B है, इसमें देखो A बिलोंग्स टू A, यानी इस प्रोसेस यानी बुक वाली प्रोसेस को ना समझ के आप सीधा देखना चाहो कि इसमें दे क्या रखा है, सोचो कि सीधे करना है हमारे पास कि A यूनियन B बराबर है A इंटरसेक्शन B के, ये वाले पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर है, तब क्या A इक्वल B होगा, तब क्या A इक्वल B होगा। ऐसे सोचो कि ये पूरा प्रोसेस है A यूनियन B, सही है। अब ये A यूनियन B है, वो A इंटरसेक्शन B के इक्वल है, A इंटरसेक्शन B के इक्वल है, यानी इस वाले पार्ट के इक्वल है, इस वाले पार्ट के इक्वल है। तब क्या बोलना चाह रहे हैं कि तात्पर्य है कि A बराबर B, तो क्या तात्पर्य है कि A बराबर B, A बराबर B के लिए देखो आप A यहां से है, इसका कोई भी एलिमेंट A प्लस B बराबर B प्लस C, A और C इक्वल है, तब जाके वो B इक्वल, यानी तब जाके वो दोनों इक्वल होते हैं। इस प्रोसेस को जो समझने वाला तरीका है वो इसे समझा जा सकता है कि भाई इस पूरे डायग्राम को देखो आप, A यूनियन B दे रखा है, और इस वाले प्रोसेस को देखोगे कि भाई ये क्या दे रखा है, A इंटरसेक्शन C वाला पार्ट दे रखा है, यानी ये वाला पूरा वाला पार्ट इस छोटे से पार्ट के इक्वल कब हो सकता है, कब हो सकता है, कब हो सकता है, जब दोनों पार्ट एक ही होंगे। जैसे सोचो मेरे पास कोई A सेट ये दे रखा है, B सेट ये दे रखा है, यानी एक समुच्चय ये A दे रखा है, दूसरा समुच्चय B ये दे रखा है, तब ये दोनों A इक्वल B कब होंगे, यानी ये बोल रहा है कि A यूनियन B, यानी दोनों का टोटल, पूरे का टोटल किसके इक्वल है, A इंटरसेक्शन B। अब इस कॉमन वाले पार्ट के इक्वल कब हो सकता है, जब भाई वो पूरा सेट इस पूरे सेट B के ऊपर आ जाए, यानी AB इसके ऊपर और B के इसके ऊपर, तब वो A इक्वल B होगा। समझ में आया, इस प्रकार से A इंटरसेक्शन B वाला। बुक के अंदर देखोगे वो बोल रहा है A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू A यूनियन B, उस प्रकार से समझ में नहीं आएगा आपको कि भाई कैसे हो कैसे रहा है, मतलब रियल वेन डायग्राम से समझ में आ जाएगा कि कैसे हो रहा है। यानी पूरा A यूनियन B A इंटरसेक्शन B के इक्वल, यानी A यूनियन B A इंटरसेक्शन B के इक्वल कब हो सकता है, A यूनियन B, यानी पूरा A यूनियन B A इंटरसेक्शन B के इक्वल कब होगा। मान लो सपोज करो मैंने बताया कि A सेट और B सेट दोनों बराबर कब होंगे, तो A बराबर B कब होगा, यानी A इक्वल B कब होगा, देखो A इक्वल B कब होगा, जब यानी A का प्रत्येक एलिमेंट B के अंदर हो और यानी दोनों इक्वल सेट होंगे, तब वो A इंटरसेक्शन B दे रखा है कंडीशन पहले ही कि A यूनियन B A इंटरसेक्शन B के इक्वल होगा, तब जाके A इक्वल B होगा। ये हमारा कौन सा था, 30 एग्जांपल था, 31 देखो
31 बोल क्या है, सबसे पहले से 31 बोल क्या है, समुच्चय दे रखा है हमारे पास, कोई भी समुच्चय ए बी के लिए सिद्ध कीजिए कि भाई पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ बी। ये सब पहले करवा चुका मैं, फिर भी आप मैं समझाने की कोशिश करूंगा वेन डायग्राम के माध्यम से। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ बी कैसे हुआ, देखो कि भाई कोई भी ए इंटरसेक्शन बी का कॉमन पार्ट होगा, यानी सपोज करो मेरे पास कोई भी सेट ए दे रखा है और बी दे रखा है, इनका जो कॉमन पार्ट आएगा, इनके जो कॉमन पार्ट आएगा उसका मुझे घात समुच्चय निकालना है, तथा और जो मेरे पास दे रखा है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ बी, यानी मेरे को अलग से ए का घात समुच्चय निकालना है तथा अलग से मुझे बी का घात समुच्चय निकालना है, तब जाके वो दोनों क्या होंगे, उसके इक्वल होंगे। सपोज करो मैं एलिमेंट कोई लेना चाहूंगा यहां से, जैसे यहाँ पे देखो आप 1 2 ओके, ये इंटरसेक्शन लगा दो यहां से 2 3 ओके स्टूडेंट्स, यानी ये बी वाला पार्ट है, यानी बी वाले पार्ट में कॉमन पार्ट कौन सा हो गया, इसमें से कॉमन पार्ट हो गया ओनली 2 हो गया, तो 2 को आप कैसे लिख सकते हो 5 2 समुच्चय का उपसमुच्चय के समुच्चय के रूप में इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको हमने कैसे लिखा भाई, 5 को मैंने ऐसे लिख दिया, 2 को मैंने ऐसे लिख दिया। अब जो ये वाला सेट है, ये वाला क्या दे रखा है, अब मुझे क्या है, ये तो एक पूरा सेट ए दे रखा है यहाँ पे, ये पूरा सेट क्या दे रखा है बी दे रखा है, मुझे निकालना क्या है यहाँ से पी ऑफ ए, एंड यहाँ से क्या निकालना है पी ऑफ बी निकालना है। तो पी ऑफ ए तथा पी ऑफ बी निकालने के लिए करते क्या है, सबसे पहले हम करेंगे क्या कि भाई 1 2 को आप पी ऑफ ए में लिखने के लिए इसके उपसमुच्चयों का समुच्चय बनाना है, 5 हो गया 1 हो गया 2 हो गया, दोनों को एक साथ लिखो 1 2, फिर इसका उपसमुच्चय। अब इसी प्रकार बी वाले पी ऑफ बी का उपसमुच्चय लिखो आप ऐसे 2 हो गया 5 2, आगे देखो 3, आगे क्या देगा 2 3, यानी अब इसमें जो कॉमन पार्ट होगा, इसमें और इसमें जो कॉमन पार्ट होगा वो क्या इसके इक्वल होगा, इसमें कॉमन पार्ट क्या है ओनली 2 और 5 आ रहा है, तब जाके वो इसके इक्वल होगा, यानी ये पॉसिबल है। बुक में जो दे रखा है वो बिलोंग्स टू, ये सब आपको समझ में ना आए इसलिए मैंने एग्जांपल देके बताया है कि कैसे क्या पॉसिबल होगा, एग्जांपल से समझ में आ जाता है कि कैसे क्या पॉसिबल हो रहा है। 31 कंप्लीट हो गया, आगे देखो आगे क्या बोल रहा है, 31 हो गया, आगे देखो 32, यानी एक बाजार अनुसंधान समूह में 1000 उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किया। कितने उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किया, 1000 उपभोक्ता, हमारे पास 1000 टोटल उपभोक्ता है, यूजर्स है, तो उपभोक्ताओं का ये समूह 1000 उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किया, सूचित किया कि 720 उपभोक्ताओं ने उत्पाद 720 उपभोक्ताओं ने क्या किया उत्पाद ए तथा 450 उपभोक्ताओं ने उत्पाद भी पसंद किया, 450 उपभोक्ताओं ने उत्पाद बी को पसंद किया, ठीक है। आगे क्या दे रखा है इसमें, दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या, दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की जो न्यूनतम संख्या निकालनी है वो होगी क्या हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, देखो यानी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था कि ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसके इक्वल होता है एन ऑफ ए यूनियन बी, ये इसके इक्वल होता है। इस फॉर्मूले में जब आप इसको पुटअप करोगे तो आपको प्राप्त क्या होगा, इस फॉर्मूले में पुटअप करोगे तो आपको न्यूनतम संख्या प्राप्त हो जाएगी जो ए तथा बी दोनों को पसंद करते हैं। आगे देखो, यानी 720 हमारे पास टोटल कितने दे रखे हैं, 1000 दे रखा है, पुट करो यहाँ पे 1000 इसका हो जाएगा टोटल, 1000 में से आगे 720 माइनस प्लस 450 माइनस कितना दे रखा है, हमें वो वाला फाइंड आउट करना है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। 720 और 450 कितना हो जाएगा, ये 1170 हो जाएगा ये, यानी 1000 में से हमें फाइंड आउट करना है 1100 वो माइनस करना है, माइनस दे रखा है माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी, माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन बी, ये माइनस वाला है, ये माइनस से रिप्लेस हो जाएगा, जो माइनस में जो राशि आएगी वो हमारे पास 170 के लगभग प्राप्त होगी,
तो -170 इससे माइनस से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस प्रकार से न्यूनतम संख्या हमारे पास क्या प्राप्त होगी, 170। इसकी जो वैल्यू आएगी वो 170 आएगी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ए और बी में जो कॉमन पार्ट आएगा ना, वो इसकी न्यूनतम संख्या होगी, कॉमन पार्ट होगा। आगे देखो 31 हो गया आपका। 31 के बाद में बात करते हैं भाई, और 32 था, सॉरी 32 का हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे देखो 33 क्या बोलना चाह रहा है, बोलना क्या चाह रहा है, देखो जो ये 33 है, एग्जाम्पल है 33। 500 कार मालिकों से पूछताछ करने पर पाया गया कि 400 लोग ए प्रकार की कार, 400 लोग क्या करते हैं, ए प्रकार की कार के, 200 लोग बी प्रकार की कार के, 200 लोग क्या करते हैं, बी प्रकार की कार के, तथा 500 लोग ए तथा बी दोनों प्रकार की कारों के मालिक थे। दोनों लोगों ए, 500 लोग कहते हैं ए तथा बी। ओके, अब करना क्या है स्टूडेंट्स, हमें ये देखना है कि ये पूछ क्या रहा है कि क्या ये आंकड़े सही है, क्या ये आंकड़े सही है। एक 500 कार मालिकों से क्या की गई, पूछताछ की गई। 500 इक्वल एन ऑफ ए, 400 प्लस 200 माइनस ये जो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट आएगा ना, वो बुक में गलत दे रखा है, वो ओनली 50 आएगा। इसे सही कर लेना। आपके पास अगर बुक में अगर 500 दे रखा हो इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट, तो उसे सही करना, इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट ओनली 50 आएगा। ये यहाँ से 50 होगा, तो यहाँ से 50 में लेस करूंगा इसमें से, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, इधर प्राप्त होगा 550 प्राप्त होगा मुझे, और इधर क्या दे रखा है 500 दे रखा है। तो क्या 500 550 के इक्वल होता है, बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है ऐसा इक्वल होना। तो ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन गलत विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है इसमें। 34 देखो आप, 33 कंप्लीट हो गया हमारा। 34 क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, 34 क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, यानी एक तरीके से ये आपका प्रैक्टिस सेशन ही है। एक तरीके से जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे विविध उदाहरण तथा विविध प्रश्नावली के, उन्हें ही हम क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम इसको सोल्व कर रहे हैं। तो मैं पहले जो मैंने 1.1 से लेके 1.6 तक जो करवाया था, कंप्लीट करवाया था, उसी बेस पे आधारित है। तो ऐसा नहीं समझे कि इतना फास्टली कैसे हो रहा है। सो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। अब 30 कौन सा क्वेश्चन है, 34 पहले समझा दिया था मैंने 1.1 से लेके 1.6 तक। अब एक बोल रहा है कि एक महाविद्यालय में फुटबॉल के लिए 38, कितने बोल रहे हैं, फुटबॉल के लिए 38, देखो भाई फुटबॉल के लिए 38, बास्केटबॉल के लिए 15, बास्केटबॉल के लिए कितने दे रखे हैं, 15 दे रखे हैं। क्रिकेट के लिए 20, क्रिकेट के लिए कितने दे रखे हैं, 20 दे रखे हैं। पदक प्रदान के, यदि ये पदक कुल 58 लोगों को मिले, कितने लोगों को मिले, 58 लोग दे रखे हैं टोटल, 58 लोगों को क्या मिले, पदक मिले। केवल 3 लोगों को तीनों खेलों के लिए मिले, 3 लोगों को तीनों के लिए, यानी एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितने मिले, 3, ये दे रखे हैं ना, 3 तीनों को मिले। तो ठीक 2-2 खेलों के लिए मिले, तो कितने लोगों को 2-2 खेलों के लिए मिले, वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स हमारे पास कितने दे रखे हैं, 58 पदक दे रखे हैं मिले टोटल। फॉर्मूला आप जानते ही हो, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये वाला फॉर्मूला मैंने लिखवाया था आपको, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया था 1.4 में। मैंने बताया था संपूर्ण संक्रियाएं व आरेखों के माध्यम से संक्रियाएं, उनमें इसको सॉल्व किया था। तो स्टूडेंट्स लिखो, आप कितना दे रखा आपके पास, 38 दे रखा है, ये 15 दे रखा है, ये 20 दे रखा है, माइनस एन ऑफ कितना दे रखा है, एफ इंटरसेक्शन बी, एफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ऑफ इंटरसेक्शन बी हो गया ना, तो बी इंटरसेक्शन सी लिखो यहाँ पे, बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ
एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला पार्ट हो गया। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 3 दे रखी है। इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। और जो एफ ऑफ इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट है और बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट है और ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी यहाँ से एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन, सॉरी इसकी वैल्यू 3 दे रखी है आपके पास। अब यहाँ से हमें इसकी तीनों की वैल्यू प्राप्त करनी है, तीनों की वैल्यू प्राप्त करनी है। इसे हम वेन डायग्राम के माध्यम से सोल्व करेंगे, वहां से इसको मैं और भी अच्छे तरीके से समझाऊंगा। यहाँ से देखो आपकी वैल्यू आएगी आपके पास 35 15 38 15 20, यानी 35 और 38। इसको जो अपन लेस किस में से करना है, 58 में से लेस करना है। 58 में से जब आप इसका लेस करोगे तो ये आपके पास होगा 18, ये प्राप्त होगा। यानी एन ऑफ, यहाँ मैं सारे में लिख देता हूँ इस चीज को, एन ऑफ ए एफ इंटरसेक्शन बी एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन की जो वैल्यू आएगी वो 18 प्राप्त होगी। ये सब सोचो कि मेरे पास ये क्या दे रखा है, एफ दे रखा है यानी फुटबॉल वाला, ये क्या मेरे बास्केटबॉल वाला दे रखा है, ओके। ये मेरे पास क्या दे रखा है, सी यानी क्रिकेट वाला दे रखा है। अब बुक में जो क्या दे रखा है, बुक में समझा रखा है कि भाई इसने एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी के मतलब एफ और बी के, एफ और बी में क्या आ रहा है, एफ और बी में क्या कोई कॉमन आ रहा है। यानी इसमें जैसे सपोज करो मैं इसको मान लेता हूं कॉमन पार्ट, जैसे ए बी सी, इसका कॉमन पार्ट क्या है, डी है। कॉमन पार्ट क्या है इसका, डी है। बुक में कैसे सोल्व कर रखा है, उसने ऐसे सोल्व कर रखा है भाई कि एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, मैं एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को लिख सकता हूँ। यानी एफ और बी के अंदर कॉमन पार्ट क्या है, एफ और बी। देखो भाई बी ये है, एफ ये है, क्या कॉमन है इसमें, ए प्लस डी, ठीक है। आगे देखो एफ इंटरसेक्शन सी में क्या है, एफ इंटरसेक्शन सी, एफ देखो ये वाला, सी वाला ये देखो ये वाला, एफ और सी में तो बी प्लस डी कॉमन है, बी प्लस डी कॉमन है। मैं तीनों का एक जगह योग कर रहा हूं, एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, इन तीनों का मैं एक जगह योग करूंगा। चलो आगे देखो कि एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी क्या है, डी प्लस सी, क्या दे रखा है, डी प्लस सी। अब देखो यहां से हमें क्या है, कॉमन पार्ट 3 बार प्राप्त हुआ, क्या हुआ, 3 बार प्राप्त हुआ। इन पूरी टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 18 दे रखी है। जो ये ए है वो अकेले, अब बोलना क्या चाह रहा है ये क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि 3 में से ठीक 2 खेलों के लिए, ठीक 2 खेलों के लिए मिले हो। कितने लोगों को ठीक 2 खेलों के लिए मिले हो, हमने ये 2-2 खेलों के लिए क्या है फाइंड आउट किया है, क्या किया है, 2-2 खेलों के लिए फाइंड आउट किया है। जो कितनों के इक्वल है, 18 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 18 के इक्वल है। और हमें जो वैल्यू प्राप्त हुई है कि इनका जो कॉमन पार्ट है यानी तीनों के लिए, वो कितना आ रहा है हमारे पास, 3 आ रहा है। कितना आ रहा है, तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, a प्लस बी प्लस सी प्लस 3d इक्वल 18। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 3, 3 तिया 9, कितना हुआ, 3 तिया 9। उसमें से इसको लेस कर दूं, इसमें से इसको लेस करेंगे तो 18 में से 9 लेस होगा, तो इसका आंसर आएगा 9। इस प्रकार है, यानी इस एग्जाम्पल को समझने के लिए आपको वेन डायग्राम की भी आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार से इसके विविध के जितने भी एग्जाम्पल थे वो सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं विविध प्रश्नावली की। तो विविध प्रश्नावली में कितने के क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इसमें 16। अभी कर लेते हैं। जो क्वेश्चन ऐसा लगता है मुझको कि करवा दिया है पहले, मैं उसका रिपीट नहीं करूंगा बार बार में। फर्स्ट क्वेश्चन है, अपनी बुक में देखें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना क्या चाह रहा है। ये बोल रहा है भाई कि निम्नलिखित समुच्चय में कौन किसका उपसमुच्चय है, कौन किसका उपसमुच्चय है। हमारे पास क्या दे रखा है भाई कि कोई भी एक समुच्चय दे रखा है x, जहां x बिलोंग्स टू रियल नंबर तथा हमारे पास x स्क्वायर माइनस 8x प्लस जो 12 ये दे रखा है ना। अब इसको इक्वल 0 को संतुष्ट करना है। ये इक्वल किसके दे रखा है, 0 के इक्वल दे रखा है। x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 को कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो सबसे पहले चीज करना क्या है कि x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 करेंगे क्या, टुकड़े करो भाई, टुकड़े करोगे आप इसके तो 6 2 में तोड़ दो, ओके तोड़ दिया भाई।
ये हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन है, इसमें एक्स माइनस 6 माइनस 2 कॉमन लो, एक्स यहाँ पे 12 है, एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 6 इक्वल क्या आएगा 0। एक्स की वैल्यू आई 2 और 6, यानी इसके दो एलिमेंट है, यानी जो ए ये यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये आप समुच्चय सीधा लिख दो, ऐसे वैल्यू आ गई। तो इसको ए क्या है, सेट की वैल्यू क्या है 2 6। अब देखो क्वेश्चंस में कि भाई क्या ए बी का उपसमुच्चय है, हाँ बिल्कुल ए बी का उपसमुच्चय है। क्यों है ए बी का उपसमुच्चय, क्यों है ए बी का उपसमुच्चय, क्योंकि बी के अंदर जो 2 4 6 है, क्या उसमें 2 6 शामिल है, बिल्कुल 2 6 उसमें शामिल है। तो ए बी का उपसमुच्चय, ए का प्रत्येक एलिमेंट है बी के अंदर है। क्या ए सी का उपसमुच्चय है, हाँ ए का प्रत्येक एलिमेंट सी के अंदर है, तो ए उपसमुच्चय ऑफ सी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखो क्या ए डी का उपसमुच्चय है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, हाँ पर डी ए का उपसमुच्चय है, क्योंकि डी का प्रत्येक एलिमेंट ए के अंदर भी है, डी का प्रत्येक एलिमेंट क्या है सी के अंदर भी है, डी का प्रत्येक एलिमेंट किसके अंदर है बी के अंदर भी है। इस प्रकार से, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन बहुत बार करवा चुका मैं उपसमुच्चय वाला, हमने उपसमुच्चय 1.3 में बात की थी। इतना टाइम देंगे नहीं क्वेश्चनों को, इतने भारी क्वेश्चन है भी नहीं है, समझने वाला प्रोसेस है, थोड़ा अच्छे से समझे। आगे देखो दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ, ज्ञात कीजिए निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य या असत्य है। सत्य या असत्य की पहचान करनी है, तो उसे सिद्ध कीजिए कि यदि असत्य है तो एक उदाहरण दीजिए। ठीक है भाई, फर्स्ट देखो आप, फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, यदि x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a तथा a बिलोंग्स टू b। मैं एक एग्जांपल को एक करके बताऊंगा, आप समझ जाओगे सारे। तो x बिलोंग्स टू b। सो स्टूडेंट्स देखो भाई, ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि यदि x बिलोंग्स टू a, यानी x a में बिलोंग करता है। हाँ बात तो सही है भाई, कि जितने भी समुच्चय के अंदर जो एलिमेंट आते हैं वो क्या होते हैं, उस सेट में बिलोंग करते हैं, एलिमेंट बिलोंग करता है। पर क्या कोई सेट किसी सेट में बिलोंग करता है, ये पॉसिबल नहीं है, ये बात यहाँ पे ही गलत हो गई। तो फिर x बिलोंग्स टू b से हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो गलत हो गया। देखो सेकंड क्या बोलना चाह रहा है, सेकंड बोलना चाह रहा है भाई कि यदि ए बी का उपसमुच्चय है, यानी ए का प्रत्येक कभी बी के अंदर है, बी बिलोंग्स टू सी। यार कभी भी कोई भी सेट किसी दूसरे सेट में बिलोंग नहीं करता, उपसमुच्चय हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। थर्ड देखो, थर्ड क्या बोल रहा है, यदि ए बी का उपसमुच्चय मान लिया भाई कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के अंदर है, तो बी उपसमुच्चय ऑफ सी, यानी बी का प्रत्येक एलिमेंट सी के अंदर है, तो क्या ए उपसमुच्चय ऑफ सी, हाँ भाई ये सत्य हो सकता है कि ए बी का उपसमुच्चय है, यानी ए का प्रत्येक एलिमेंट क्या है बी के अंदर है, बी का प्रत्येक एलिमेंट सी के अंदर है, ए का प्रत्येक एलिमेंट सी के अंदर हुआ। अब यार आप सोचो, मेरे पास ये सेट ए दे रखा है, ये सेट बी दे रखा है, ए का प्रत्येक एलिमेंट इसके अंदर है, ठीक है। अब ये सेट बी दे रखा है, अब मेरे पास कोई सेट सी दे रखा है, यानी बी का प्रत्येक एलिमेंट सी के अंदर है, तो ए का तो प्रत्येक एलिमेंट सी के अंदर होगा ही होगा ना, इस प्रकार समझो, हो गया। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, थर्ड वाला हो गया। आगे देखो फोर्थ क्या बोल रहा है इसमें, फोर्थ बोल क्या रहा है, फोर्थ है कि भाई यदि ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, ये ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, बी सी का उपसमुच्चय नहीं है, बी सी का उपसमुच्चय नहीं है, तो ए बी सी का उपसमुच्चय नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के अंदर विद्यमान नहीं है, ठीक है, बी का प्रत्येक एलिमेंट क्या है सी के अंदर विद्यमान नहीं है, तो प्रत्येक एलिमेंट सी के अंदर विद्यमान, तो क्या ए का प्रत्येक एलिमेंट क्या सी के अंदर विद्यमान होगा, सोचो एक बार, क्या होगा। ये बिल्कुल गलत सत्य है। कैसे कि ये सत्य है, ये मतलब यानी ये पॉसिबल हो सकता है, जैसे ए का प्रत्येक एलिमेंट अगर बी के अंदर, मैं मान लो यहाँ से 1 2 लेता हूँ, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं लेता हूँ कि 3 4 लेता हूँ। अब इसमें मैं क्या लूं, ए में मैं ले लेता हूँ 1 2 5 6, लो जी ए सी का उपसमुच्चय हो गया। तो ये तो बात क्या हो गई, यहाँ से क्या हो गया, क्या ए सी का उपसमुच्चय नहीं हुआ, असत्य, ये तो असत्य हो गया, असत्य हो गया, ए सी का उपसमुच्चय हो गया हमारी तरफ से, तो मान लिया हमने कि ए सी का उपसमुच्चय होता है, सो करके दिखा दिया, तो यहाँ से तो ये असत्य हो गया, बुक में असत्य हो गया। आगे देखो x बिलोंग्स टू, हाँ भाई सही बात है कि x यानी कोई भी एलिमेंट है किसी भी समुच्चय में बिलोंग कर सकता है, तथा a b का उपसमुच्चय नहीं है, यानी x की प्रत्येक एलिमेंट, a का जो प्रत्येक एलिमेंट है ना वो x है,
समझ गए होंगे। मैंने समुच्चय निर्माण रूप में बताया था कि x यानी कोई भी कहां से नंबर का रियल नंबर से लिया जाता है, कॉम्प्लेक्स किस नंबर से लिया जाता है। तो x बिलोंग्स टू a तथा a b का उपसमुच्चय नहीं है, यानी a का प्रत्येक अवयव b के अंदर नहीं है, तो क्या x बिलोंग्स टू b, तो क्या प्रत्येक अवयव b में बिलोंग करेगा? नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? कि भाई x बिलोंग्स टू a, यानी a के अंदर आने वाला प्रत्येक एलिमेंट उसमें बिलोंग कर रहा है, x है, तो x b में कब बिलोंग करेगा? जब a का प्रत्येक एलिमेंट b के अंदर होगा। उपसमुच्चय नहीं है a b का, तो कैसे पॉसिबल है? असत्य है। छठवां देखो, छठा क्या बोल रहा है? a उपसमुच्चय ऑफ b तथा x नॉट बिलोंग्स टू b। a b का उपसमुच्चय यानी a का प्रत्येक एलिमेंट b के अंदर है तथा x नॉट बिलोंग्स टू b, यानी x में बिलोंग नहीं करता है। तो क्या x नॉट बिलोंग्स टू a, तो क्या x नॉट बिलोंग्स, यानी सोचो, सपोज करो a b का उपसमुच्चय है, x बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू b, यानी x का कोई भी b में बिलोंग नहीं करता है। सही बात है, कोई भी एलिमेंट b के अंदर नहीं है, तो क्या x नॉट बिलोंग्स टू a? ये तो यार पता ही है हमें, यानी प्रत्येक x वो प्रत्येक एलिमेंट है जो b के अंदर आएगा, x वो प्रत्येक एलिमेंट है जो b के अंदर आएगा, तो वो b में बिलोंग नहीं करेगा, तो a में कैसे बिलोंग करेगा? क्योंकि ये तो b का उपसमुच्चय है ना, तो वो तो बिलोंग करेगा ही करेगा। जो चीज b में बिलोंग करेगी वो चीज a में बिलोंग करेगी। ठीक है, इस प्रकार से आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं स्टूडेंट? मान लीजिए कि a और b और c ऐसे समुच्चय कि a यूनियन b, a यूनियन c तथा a इंटरसेक्शन b एंड तो b बराबर c। तो फाइंड आउट जैसे कि एक ये एनसीईआरटी की बुक है हमारी, जिसे हम सोल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन है इसके। सोचो कि मान लीजिए कि a b और c ऐसे समुच्चय कि a यूनियन b बराबर a यूनियन c। वेन डायग्राम से करते हैं इसको, a यूनियन b बराबर a यूनियन c। अब सोचो मेरे पास कोई भी ये ए सेट दे रखा है, ये हमारे पास कौन सा सेट दे रखा है? बी सेट दे रखा है। अब आगे देखो, यानी आगे बोलना चाह रहे ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, यानी हमें ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट, जैसे सोचो मेरे पास मैं एक सेट ए और बना लेता हूँ, अलग से ले रहा हूँ मैं, इसको समझ में नहीं आया ये तो आपको देखना है एक बार। ये मैं लेता हूँ ए बी में ए, अच्छा बी सी, ए और सी में भी कौन सा कॉमन पार्ट आएगा वो वाला देखो। यहाँ से ये बोलना क्या चाह रहा है? ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी। इसमें कौन सा कॉमन पार्ट है? मैं यहाँ पे बी मान लेता हूँ कि कॉमन पार्ट आ रहा है वो इक्वल होगा, या इसके इक्वल मान लो, आप ऐसे मान लो डी ई एफ। ओके, अब आगे देखो क्या बोलना चाह रहा है ये कि भाई ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी, ए यूनियन बी करो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर डी प्लस ई प्लस एफ, यानी ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी, यानी ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, तथा ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल है, बी बराबर ई के इक्वल है। पुट कर दो इसमें ए प्लस ई प्लस सी बराबर डी प्लस ई प्लस एफ। अब देखो ये ए बच गया, ये सी बच गया, डी एफ। क्या ए सी कहाँ पे है? ए और सी कहाँ पे है? और डी और एफ क्या कहाँ पे है? तो दर्शाइए कि बी बराबर सी, हमें फाइंड आउट दर्शाना है कि बी सी के इक्वल होगा। कैसे होगा? बी सी के इक्वल होगा। देखो जो इसकी जो सी की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होगी? एफ के इक्वल होगी। कैसे होगी वो चीज देखने की कोशिश करो। यानी ये ए है, यानी ये ए वाला पार्ट ए और डी के तो वैसे भी इक्वल ही है। अगर आप यहाँ पे ए लिखो तो उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा? वो तो ए वाली वैल्यू तो है, यानी ये ए और डी वैसे इक्वल है, ये कैंसिल आउट हो गया। सी एफ के इक्वल है, सी एफ के इक्वल है, तो वो बी सी के, ये सी क्या है? ओनली बी बी वाला पार्ट, और ये एफ क्या है? ओनली सी सी वाला पार्ट। इस प्रकार से बी समुच्चय सी समुच्चय के इक्वल होगा। वेन डायग्राम से अच्छा होता है सॉल्यूशन करने के लिए, समझ में भी अच्छा आता है। आगे देखो, दर्शाइए कि निम्नलिखित चार प्रतिबंध तुल्य हैं। जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, क्या बोलना चाह रहा है फोर्थ क्वेश्चन? देखो कि ए उपसमुच्चय बी, ए का प्रत्येक एलिमेंट क्या है? बी के अंदर है। ठीक है भाई, क्या a माइनस बी बराबर 5? a माइनस बी बराबर 5,
यानी अगर आप कोई समुच्चय ए दे रखा है, उस समुच्चय में से बी को हटा देते हो, किसी समुच्चय ए में से उस बी समुच्चय को हटा देते हो, तो आपके पास क्या प्राप्त होता है? 5 प्राप्त होता है। यानी कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। जैसे सपोज करो मेरे पास कोई 1 2 दे रखा है, ठीक है, और बी सेट दे रखा है मेरे पास है 1 2, यानी इस सेट में से मैं इस सेट को घटा दूंगा तभी तो मेरे पास 5 प्राप्त होगा, यानी रिक्त समुच्चय हो जाएगा मेरे पास। तो क्या ये ए समुच्चय बी समुच्चय उप समुच्चय है? हाँ बिल्कुल है। अगर मैं एक्स्ट्रा एलिमेंट 3 ले लेता हूं तो भी इसमें कोई नहीं फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने आपको समझाया था जब हम अपने अंतर वाली संक्रियाएं सोल्व की थी। सो स्टूडेंट, इस प्रकार से a - b = 5 यानी ए बी का उप समुच्चय, इस कंडीशन में हमें क्या शो किया? ए बी का उप समुच्चय है। ये फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें सेकंड देख रहे हैं। थर्ड देखो, a यूनियन b बराबर b। हाँ भाई, a यूनियन b बराबर b, a यूनियन b बराबर b, ये दिखाना है कि a यूनियन b बराबर b होता है। देखो a यूनियन b यानी कोई भी समुच्चय a और उस समुच्चय b, इन दोनों का आप यूनियन करते हो, एक जगह करते हो, तो वो b के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? b के इक्वल होता है। यानी एक बात तो आपको समझ में आ गई कि a का प्रत्येक एलिमेंट क्या होगा? b के अंदर होगा। a का प्रत्येक एलिमेंट b के अंदर होगा तभी तो a यूनियन b के इक्वल हुआ, यानी a b का उपसमुच्चय होता है। इस प्रकार से वो हो गया। समझे वाला नीट की प्रोसेस है ये सारे क्वेश्चंस। यानी इसमें ऐसा है कि आप बिना पेन के सोल्व कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। आगे देखो, इंटरसेक्शन b बराबर है, बोल रहे हैं a और b का जो कॉमन पार्ट है, a और b का जो कॉमन पार्ट है वो किसके इक्वल है? a के इक्वल है। देखो कि हमारे पास कोई भी समुच्चय a दे रखा है और कोई भी समुच्चय b दे रखा है। कोई भी समुच्चय a दे रखा है, जैसे सपोज करो मेरे पास कोई भी सेट a है और कोई दूसरा सेट क्या दे रखा है? b दे रखा है। उन दोनों का कॉमन पार्ट a, उन दोनों का कॉमन पार्ट a, यानी जैसे ऐसे मान लो, इतना मान लो 1 2 3, इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है? ये वाला a समुच्चय है, ये वाला b समुच्चय है। कॉमन पार्ट क्या है इसमें? a आया, यानी a b का क्या होगा? उप समुच्चय, यानी a का प्रत्येक एलिमेंट क्या है? b के अंदर है। आप सोचोगे इन क्वेश्चंस को तो हो जाएगा, पर पहले वाली एक्सरसाइज आपकी अच्छी तरीके से कंप्लीट होनी चाहिए। यानी ये बिना मार्कर या बिना रफ कॉपी के सोल्व करने वाले क्वेश्चंस हैं, आप इनको इतना सीरियस ना लें, सारे इजी क्वेश्चंस हैं। लगता है बस आपको। पांचवा देखो, ए बी का उपसमुच्चय है। पांचवा देखो, मेरा खुद का मन ऐसा हो रहा है यार, मैंने सारे करवा दिए ये, तो बार बार क्यों? ठीक है, सी माइनस बी उपसमुच्चय ऑफ सी माइनस ए। अब बोलना क्या चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, ये देखो कि भाई ये उपसमुच्चय है, ये सी है, ठीक है। करना क्या है स्टूडेंट्स, हमें यहाँ ये देखना है कि ए बी का उपसमुच्चय है, तो सी माइनस बी हो सकता है क्या? किसी तीसरा सेट दे रखा है सी, उसमें से मैं बी को लेस करूं, ए को लेस करूं, तब भी क्या बी ए का उपसमुच्चय होगा? सोचो, मेरे पास कोई समुच्चय बी दे रखा था, यानी हमें ये तो पहले से पता था कि बी के अंदर एक कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है, यानी एक्स्ट्रा ए तो उसके अंदर पूरा है ही, पर बी के अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट है। तो क्या मैं सी में से एक्स्ट्रा एलिमेंट तथा ए के सारे एलिमेंट घटा दूंगा, तो सी में से अगर एक एलिमेंट घटा दूंगा यानी कम एलिमेंट घटाऊंगा, तो क्या सी उसका उपसमुच्चय नहीं होगा? होगा ना। सोचो कि मेरे पास ये ए समुच्चय है, ये बी समुच्चय है। ए समुच्चय का प्रत्येक एलिमेंट इस बी के अंदर तो है ही, और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है बी के अंदर। अब मेरे पास कोई नया सेट सी आया, उस सी को मैं इस बी में से घटाऊंगा, तो बी के अंदर जो एक्स्ट्रा एलिमेंट थे वो भी कट जाएंगे सी के अंदर से, तो सी क्या हो गया? थोड़ा छोटा हो गया ना, थोड़ा छोटा हो गया। अब इधर सी में से ए को घटाऊंगा तो थोड़ा ए में एलिमेंट कम थे बी से, पर बी का उपसमुच्चय तो थे, यानी जो बी के ए के वो एलिमेंट तो हटेंगे ही हटेंगे, यानी इसमें से भी वो एक एलिमेंट तो हटेंगे, क्योंकि उपसमुच्चय तो है ही, वो एक्स्ट्रा है। अब इधर सी बचा, इधर सी बचा, इधर सी में थोड़े कम एलिमेंट है ना, एक एक्स्ट्रा हट गए, जो बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट थे, इधर सी में थोड़े ए में एलिमेंट थे उतने ही हटे, तो क्या ये सी इसी का उपसमुच्चय होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा ना। क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर वो एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं, एक्स्ट्रा एलिमेंट बच रहे हैं जो इधर से लेस हो गए, तो इसके पूरे एलिमेंट तो सी के अंदर है ही है और एक्स्ट्रा भी है। इस प्रकार से हो जाएगा। समझोगे पहले कॉन्सेप्ट को, टच भी करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस को आराम से हो जाएंगे। छठा क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं, अब थोड़ा फास्टली करते हैं। क्या मान लीजिए कि P ऑफ A बराबर P ऑफ P, सी लीजिए A बराबर B, P ऑफ A बराबर P ऑफ
सिद्ध कीजिए ए बराबर बी। भाई किसी भी समुच्चय का कोई भी सेट दे रखा है आपको ए, उस समुच्चय का घात समुच्चय निकालोगे और उस दूसरे समुच्चय बी का घात समुच्चय निकालोगे, दोनों इक्वल आने की कंडीशन का मतलब है कि ए बराबर बी, यानी किसी समुच्चय ए के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय तो होता है ये। मैं 1 2 लेके बता देता हूँ आपको कब वो इक्वल हो रहा है। 5 1 2 बाहर म्यूजिक चल रहा है भाई, गोपालपुर आइए। 1 2 है, ठीक है। अब इसी प्रकार वो उसके इक्वल होगा, वो इस प्रकार से इक्वल होगा, वो इस प्रकार से, इसी प्रकार 1 2 इधर भी होगा, तभी तो पी ऑफ ए पी ऑफ बी के इक्वल होगा, तभी ए बराबर बी होगा। समझो ये चीजें मैंने करवा दी पी ऑफ ए पी ऑफ बी वाली, एक्स्ट्रा बार बार करने से कोई मतलब नहीं है। घात समझोगे तभी चीजें सारी कंप्लीट हो जाएंगी। सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी क्या इक्वल होता है पी ऑफ ए यूनियन बी के? हाँ, ये चीज समझने वाली चीज है। मैं मानता हूँ कि ये आपको समझ में नहीं भी आई हो तो भी मैं समझा देता हूँ इस चीज कि भाई हमारे पास कोई भी पी ऑफ ए के एलिमेंट दे रखे, जैसे मान लो मेरे पास 1 2 3 दे रखा है। ओके स्टूडेंट्स, यूनियन 1 2 3 4, ठीक है। अब करना क्या है, ये तो भी एलिमेंट है, अब इनका घात समुच्चय निकालना है। घात समुच्चय निकालने के लिए वही 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3, यानी वो सभी समुच्चयों का समुच्चय बनाएंगे। फिर इसका क्या करेंगे, उन सभी समुच्चयों का क्या करेंगे, 5 1 2 3 4, फिर 1 2 2 3 3 4 2 4 ऐसे बनाएंगे। मैंने वो सभी समुच्चय बनाएंगे हम, पर हमें क्या करना है कि क्या पी ऑफ ए यूनियन बी, अब सोचो क्या पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल हो सकता है? हमारे पास जो पी ऑफ ए यूनियन बी, यानी इसमें से हमारे पास जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी ये एक, मैं बोलना चाह रहा हूं कि पी ऑफ ए यूनियन बी निकालेंगे ना अपन, ए यूनियन बी, तो हमारे पास उस घात समुच्चय में एक ऐसा सेट प्राप्त होगा अंदर 1 2 3 4 और फिर पूरा सेट ऐसा प्राप्त होगा जो इनके अंदर नहीं है। इनके अंदर क्या है, नहीं है। तो उस वाली प्रोसेस से मैं यहाँ पे वन हटा देता हूँ, उस वाली प्रोसेस से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझने की कोशिश करो, मैं वापस बताता हूँ आपको कि ऐसा हो क्यों रहा है कि भाई कोई भी पी ऑफ ए यानी किसी भी समुच्चय का हमें घात समुच्चय निकालना होता है ना। जैसे मेरे पास ये कोई समुच्चय दे रखा है ए, अब इसको मेरे को घात समुच्चय निकालना है, ये पी ऑफ बी दे रखा है, मुझे इसका घात समुच्चय निकालना है। अब इन दोनों का मैं यूनियन करूंगा, क्या करूंगा, यूनियन करूंगा, तो मेरे पास जैसे मान लो समुच्चय प्राप्त हो मुझे 1 2 3 4 5, यानी 5 संख्याओं का एक समुच्चय, 5 एलिमेंट देने के अंदर। अब उन 5 एलिमेंट का ए यूनियन भी दे रखा है ना, अब दूसरे में क्या दे रखा है, ए यूनियन बी का घात समुच्चय। अब 1 2 3 4 5 उनका यूनियन हो गया, अब उनका घात समुच्चय निकालूंगा मैं, तो उनका जो एक एलिमेंट उस घात समुच्चय में ऐसा प्राप्त होगा 1 2 3 4 5 का समुच्चय, उस समुच्चय के अंदर का समुच्चय 1 2 3 4 5 प्राप्त होगा, जो इन पी ऑफ ए यूनियन पी ऑफ बी के अंदर प्राप्त नहीं होगा। इस वजह से ये इसके इक्वल नहीं होगा। समझ में नहीं आया? जैसे छोटा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, 1 2 ओके 3, एक एक्स्ट्रा है। इनको सबसे पहले घात समुच्चय में लिखो, पी ऑफ ए में लिखो, क्या प्राप्त होगा, 5 1 2 1 2, ओके। अब समझो इस यूनियन पी ऑफ बी में क्या प्राप्त होगा, ओनली 5 एंड 3। अब इनको यूनियन करने के बाद भी क्या हमें 1 2 3, क्योंकि इसमें यूनियन करेंगे तो हमारे पास ए यूनियन भी तो 1 2 3 हो गया। अब इसका पी ऑफ निकालना है तो हमारे पास उस समुच्चय में एक ऐसा एलिमेंट प्राप्त होगा 1 2 3, यानी उस सेट के अंदर 1 2 3, तो इसको यूनियन करने के बाद भी हमें 1 2 3 प्राप्त नहीं होगा, इस वजह से वो इक्वल नहीं है। आगे देखो कौन सा था ये, 7 था, 8 देखो। 8वां क्या बोल रहा है, 8वां स्टूडेंट बोल रहा था किन्हीं दो समुच्चय ए तथा बी के लिए सिद्ध कीजिए कि ए बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ए में से बी को घटाओ, ए में से
बी को घटाओ, यानी बच्चे भी एक ए पार्ट को लिखो, उस ए पार्ट को ए इंटरसेक्शन बी, यानी उस कॉमन पार्ट, यानी ये बड़ा है, इस पूरे पार्ट को आप घटा दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, ए बचेगा। उस पार्ट में ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट वापस से ऐड कर दोगे, ये बड़ा है पार्ट, तो ए तो प्राप्त होगा, ए तो प्राप्त होगा, ये पूरा ए प्राप्त हो जाएगा आपको इस प्रकार से। क्योंकि ये सारी चीजें मैं करवा चुका, बार बार करने में कोई मतलब नहीं। 8वां हो गया, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होने को है। चलो मैं बता देता हूँ कौन कौन सा आप करने लगेगा आपके लिए। 9वां कोई मतलब नहीं है करने का, क्योंकि इसमें दे रहेगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। सोचो मेरे पास ए है, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, यानी उस कॉमन वाले पार्ट को ऐड कर दो, उसमें से उस कॉमन वाले पार्ट को उस ए में ऐड कर दो, तो वापस ए प्राप्त होगा, वो इसलिए इक्वल है। इन चीजों को आप वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा देखो, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, क्या तात्पर्य बी बराबर सी आवश्यक रूप से नहीं होता, क्या नहीं होता, दिखलाई कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, कोई भी दे ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, दो बना लो आप ऐसे। क्या बोलना चाह रही है कि ए इंटरसेक्शन सी बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, यानी ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट इक्वल है। हमने पहले किया था एग्जांपल, मैंने बताया था एग्जांपल क्या था, क्वेश्चन ही था, ये दोनों इक्वल थे, तब वो ए बराबर क्या आया था, सी की, वो बी बराबर सी, यहाँ से बी बराबर सी प्राप्त हुआ था। याद आ रहा है कुछ, उसी प्रकार से होगा ये। आगे देखो, आगे क्या दे रखे, आगे क्या दे रखे, आगे क्या है कि a और b समुच्चय, यदि समुच्चय x के लिए a इंटरसेक्शन x बराबर b इंटरसेक्शन x बराबर फाई a यूनियन x बराबर b यूनियन x, तो सीख लीजिए a बराबर b। वही वेन आरेख से दो आरेख बनाएंगे, उसमें उनमें वैल्यू पुट करेंगे। अगर वैसे समझ में नहीं आ रहा तो वैसे समझ लेना कि ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, वो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, सेम वैसा इक्वेशन है। 12 देखो, ऐसे समुच्चय a b c ज्ञात कीजिए जिनके a इंटरसेक्शन b b इंटरसेक्शन c और a इंटरसेक्शन c अतिरिक्त आरेख समुच्चय है और a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c बराबर फाई। ऐसे समुच्चय ज्ञात करने हैं हमको। 12वां क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें 1 2 ले लो आप, एक तो ए में, इसमें 1 3 ले लो, इसमें क्या लोगे आप 2 4 ले लो। ठीक है, देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है इसमें। 2 3 ले लेते हैं। जैसे बोलना चाह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है, बी इंटरसेक्शन सी में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 3 लिखो यहाँ से। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी में क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, सी इंटरसेक्शन ए में 2 कॉमन आ रहा है, यानी इन दोनों कॉमन आ रहा है, पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। ए और बी में आ रहा है पर सी में कुछ नहीं आ रहा, बी और सी में आ रहा है पर ए में कुछ नहीं आ रहा, इस प्रकार से होगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 13 क्वेश्चन बोल क्या रहा है, वो वाली चीज देखो, थोड़ी एक्सरसाइज बड़ी हो जाती है, 6-7 एग्जांपल हो जाते हैं, क्वेश्चंस हो जाते हैं, इस वजह से आप उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश करें जो आपको आते हो, जो आपको थोड़ी हिंट चाहिए, पॉइंट दे दी जाती है, हर कहीं से मिल जाती है, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में ज्ञात हुआ कि 150 विद्यार्थी चाय कितने पीते हैं, 150। कॉफी कितने पीते हैं, 225। इन 225 विद्यार्थी क्या पीते हैं, कॉफी पीते हैं। 100 विद्यार्थी चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, 100 सी इंटरसेक्शन सी ओ पी वाई, कॉफी दोनों पीते हैं। अब बोर्ड पूछ क्या रहा है, ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी न तो चाय पीते हैं न कॉफी पीते हैं, न तो चाय पीते हैं न कॉफी पीते हैं। वेन डायग्राम बनाओ भाई। ठीक है फ्रेंड्स, कॉफी कितने पीते हैं, 150। सी इंटरसेक्शन सी यानी कॉफी में ये कॉमन पार्ट ये है, यानी इस 150 में से 100 घटाओ 50। अब आगे 225 में से कितने घटाओ, 100, ये कितना बचेगा, 125। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये पूछ क्या रहा है कि वो पार्ट बता दो जो ना तो चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं, यानी इन तीनों का टोटल करो और सार्वत्रिक कितने दे रखा है आपके पास, सार्वत्रिक दे रखा है 600 विद्यार्थी, हाँ 600 सार्वत्रिक दे रखा है, इस 600 में से लेस कर दो, उतने विद्यार्थी ना तो चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं, इसको 600 के अंदर लिखो। ठीक है, 600 का आप अंदर लिखोगे, कैसे करोगे, सब जगह ऐड करो, 100 और 125, 225, 275, 600 में से 275 लेस कर दो। ये समझ में आना चाहिए। वेन डायग्राम हम पढ़ चुके हैं, रीड कर चुके हैं कि मैं कैसे क्यों कर रहा हूँ। इससे आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा वो देखो आप।
ये कितना है, ये आएगा इसका आंसर, ठीक है 325। यानी इसमें से वो कैसे लेस करना है, कैसे क्या करना है वो आपको समझ में आना चाहिए। मैंने कैसे वेन डायग्राम का यूज किया। हो सके तो हर क्वेश्चन का एक अलग से डालना ठीक रहता है। अब ऐसे लगता है कि यार सब आपको करवा दिए। 14वां क्वेश्चन देखो, 100 विद्यार्थी हिंदी, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी, 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते विद्यार्थी ने प्रत्येक तो हिंदी या अंग्रेजी जानता है। समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है। यूनियन निकालो भाई, यूनियन कैसे, ए यूनियन बी निकालो। 100 विद्यार्थी हिंदी यानी हिंदी, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी है, एच यूनियन ई निकालो, एन ऑफ एच यूनियन ई, आंसर आ जाएगा। यानी एन ऑफ 100 प्लस 50 प्लस माइनस 25 इन दोनों का लेस करोगे आंसर आ जाएगा इसका आपका। बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी आपको मिलेगा भी नहीं। 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 60 लोगों के सिलेक्शन पाएंगे, 25 लोग समाचार पत्र एच, ये देख लीजिए आप 15, ये क्या है 15, 16 60 लोगों की सिलेक्शन पाएंगे, 25 लोग समाचार पत्र एच, यानी 25 लोग क्या करते हैं समाचार पत्र एच के अध्ययन करते हैं, 26 लोग समाचार पत्र टी और 26 लोग समाचार पत्र आई, 9 लोग एच तथा आई दोनों, 11 लोग एच तथा टी दोनों, 8 लोग टी तथा आई दोनों, 3 लोग तीनों ही समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। भाई वेन आरेख सबसे इजी फॉर्मेट है, वेन आरेख में पुट करो आराम से इजीली आ जाएगा। ये वाला पार्ट लिखने के लिए तीनों गठा, हर चीज को गठा गठा के लिखे हुए आराम से इजीली सॉल्व हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखो, 16वां क्वेश्चन भी सेम है, 15 16 को कर देता हूँ। एक क्वेश्चन में पाया गया 21 लोग उत्पाद है, ये 21 लोग क्या है उत्पाद है, 26 लोग उत्पाद बी, ये बी है, 29 लोग उत्पाद सी, ये उत्पाद सी है, ठीक है स्टूडेंट्स। यदि 14 लोग उत्पाद ए तथा बी, 14 लोग क्या करते हैं उत्पाद ए तथा बी, उत्पाद ए तथा बी। सबसे पहले इंटरसेक्शन वाला पार्ट लेंगे, इसमें क्या कॉमन है इसमें, सी 8 लोग तीनों उत्पाद, ये 8 है जो तीनों उत्पादों को पसंद करते हैं, तीनों उत्पादों क्या करते हैं पसंद करते हैं। ज्ञात कीजिए कि कितने लोग केवल उत्पाद सी को पसंद करते हैं, कितने लोग केवल उत्पाद सी को, यानी केवल उत्पाद सी को पसंद करते हैं, उसमें से कॉमन पार्ट को हटाना है, ठीक है। बात हमें सी को ही निकालना है, यानी उसमें हमें ये नहीं निकालना है कि वही कोई पसंद करता है, बी को पसंद करता है, तीनों पसंद करता है। इन चीजों को हटा दो, बचे हुए सी पार्ट को लिखना है, ओके। क्या करेंगे अब देखो आप कि 14 लोग उत्पाद ए तथा बी दोनों, यदि 14 लोग उत्पाद ए तथा बी, 14 लोग क्या करते हैं ए तथा बी, यानी ए तथा बी को 14 लोग पसंद करते हैं, तो उन 14 में से 8 जो कॉमन पार्ट है उसको हटाओ। 8 14 में से 8 गया तो कितना बचेगा आपके पास, 6 बचेगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। अब आगे देखो, ये बोल रहे हैं यानी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना दे रखा था, 14 दे रखा था हमारे पास। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, यानी ए दे रखा है ना, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोलना चाह रहा है आगे, इसी को ढंग से लिखते हैं और देखिए, ओके। ए इंटरसेक्शन सी कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। आगे देखो क्या बोलना चाह रहा है, 12 लोग उत्पाद सी तथा ए, ओके। 14 लोग उत्पाद बी तथा सी, अब इस फॉर्मेट में लिखो, 14 लोग बी तथा सी को पसंद करते हैं, 14 लोग क्या करते हैं बी तथा सी को पसंद करते हैं, तो 14 बी तथा सी, बी और सी का कॉमन पार्ट क्या है 14 और 8 इसमें वापस है तो 6, 14 में से 8 को घटाओगे ना, वो कॉमन पार्ट तो ये भी है ना, उन लोगों में ये तो शामिल है, उसको हटा देंगे तो बचा कितने पास हमारे पास 6 बच गया। तो 14 क्या बच गया, बी इंटरसेक्शन सी का पार्ट को हमने लिख दिया। अब ये वाला पार्ट लिखो, ए को कितने पाएंगे 21 लोग उत्पाद है, 21 लोग क्या है उत्पाद है। इन सबसे में कोई मतलब नहीं, हमें ओनली सी को निकालना है क्योंकि उनको लेस करेंगे फिर इनको लिखेंगे, हमें सी से मतलब है। तो सी को निकालने से पहले ए तथा सी का कॉमन पार्ट तो हमने लिखा नहीं, ए तथा सी का कितना 12 लोग पसंद करते हैं, तो 14 में से 8 गया तो 14 में से 12 सॉरी 14 में से 12 गया तो कितना बचेगा भाई स्टूडेंट्स, देखो 2 बचेगा, 12 लेस करेंगे 14 में से, और सॉरी 14 में से लेस नहीं करना भाई, इस 8 में से लेस करना है, तो कितने बचेगा 4 बचेगा। 14 में से इस 8 को हम लेस करेंगे तो कितना बचेगा, हमारे पास क्या दे रखा है, देखो स्टूडेंट्स हमारे पास दे रखा है कि ए इंटरसेक्शन सी, ए वाला पार्ट ये है, सी वाला पार्ट ये है, इसमें कॉमन पार्ट कितना है 12 है, उस 12 को हमें 8 में से क्या करना है
लेस करना है, तो हमारे पास कितना बचेगा, 4 का बचेगा। ठीक है, अब हमें सी निकालना है। सी निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें वैल्यू दे रखी है सी की, कितनी दे रखी है कि बी को बड़ा सी पसंद करते हैं, 29 लोग सी को पसंद करते हैं, 29 दे रखी है, 29 केवल 29 यानी केवल सी को पसंद करते हैं, सी उत्पाद को, उनकी संख्या निकालनी है। तो उनकी संख्याओं में से हमें उनकी संख्याएं घटानी है जो ए बी को भी पसंद करते हैं, यानी कॉमन पार्ट आता है ना, उन सभी को हमें हटाना है। तो 29 में से आप लेस करो, 29 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने ये फाइंड आउट कर लिया है, ये हमारी विविध प्रश्नावली थी, इसका हमने सॉल्यूशन कर लिया है। विविध प्रश्नावली में जितना भी दे रखा था एग्जाम्पल तथा क्वेश्चंस, उनको हमने देख लिया है क्या क्या क्वेश्चंस थे। वो सारे क्वेश्चंस पहले की एक्सरसाइज पे आधारित क्वेश्चंस ही होते हैं। पहले की जो एक्सरसाइज होती है उन एक्सरसाइजों पे आधारित जो क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चनों को हमने सोल्व कर लिया है। आगे विविध कंप्लीट हो गई, यानी एक्सरसाइज 1 में जितना मैटर था उस सारे मैटर को हमने सॉल्व कर लिया। विविध को करना थोड़ा इसलिए परेशानी वाला काम होता है क्योंकि हमने पहले 1.6 से लेके 1.1 से लेके 1.6 तक जो क्वेश्चंस किए थे उनमें हमने वो सारे क्वेश्चन कर लिए। तो ये अपन को लगता है कि भाई अपने को आता है, ये ऐसे हो जाएगा, वो वाला प्रोसेस है सारा का सारा। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। इतने भारी काम है नहीं, इतना डिफिकल्ट काम है नहीं, इसमें सारा का सारा इजी सा प्रोसेस है। तो आगे हमारी जो समुच्चय का जो चैप्टर 1 है वो पूर्णतया कंप्लीट रूप से कंप्लीट हो चुका है, पूर्णतया कंप्लीट हो चुका है। आगे जो भी नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हम जल्द ही लेकर आएंगे, पर अगले संडे को मिलेंगे। हर संडे के संडे कोई ना कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब जैसे आगे रिलेशन एंड फंक्शन ठीक रहेगा स्टार्ट करने के लिए कि रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट किया जाए या त्रिकोणमिति स्टार्ट किया जाए, वो देखेंगे स्टूडेंट्स हम। तो बात तो ये है हमारी कि जो हमारा चैप्टर है समुच्चय वो पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार ये हमारा चैप्टर 1 था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।